नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 45वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो व्यक्तित्व की अवधारणा एवं सिद्धांत का हम लोग मैराथन क्लास लेंगे। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर क्लास क्रमांक 44 में भी तो व्यक्तित्व पढ़ाया था आपने ना। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, 44वां नंबर जो क्लास था उसमें आप लोगों का व्यक्तित्व का मापन और परीक्षण पढ़ाया था। मतलब व्यक्तित्व को किस प्रकार से मापा जा सकता है, कैसे कैसे उसका परीक्षण होता है, यह आप लोगों को क्लास क्रमांक 44 में पढ़ाया था। लेकिन व्यक्तित्व पर क्या क्या अवधारणा हो सकता है और इसका कितने मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने तरफ से सिद्धांत दिया है, तो आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों के बाल विकास के विषय में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और एक चीज़ आप लोग जान लो, इस जनवरी माह में जितना ज़्यादा आप लोग प्रश्न को लगा करके प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर आप लोगों का आंसर लेने का जो तरीका है वो बनेगा और अच्छे से समझ में आते जाएगा। तो आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है। लेकिन उससे पहले खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिए आप लोग, और उसके बाद विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों का इसका आंसर दूंगा। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जा करके सर्च कर सकते हो बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका जो लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का उसका भी डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं ऑप्शन ए एम एल मन, ऑप्शन बी एस फराडे, ऑप्शन सी जी डब्ल्यू आलपोर्ट या ऑप्शन डी जी ई डेसिल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जी डब्ल्यू आलपोर्ट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं, तो ये जो परिभाषा दिया है वो जी डब्ल्यू आलपोर्ट ने दिया है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, व्यक्तित्व के संबंध में जो परिभाषा है ना, तो वो जी डब्ल्यू आलपोर्ट ने 1937 को दिया था। कब? तो 1937 को ये परिभाषा को दिया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इनके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, कहलाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी संवेदना या ऑप्शन डी चरित्र। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक दो का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, कहलाता है। तो वो व्यक्तित्व कहलाता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को ना व्यक्तित्व क्या होता है और भी सरल तरीके से शब्दार्थ समझा देता हूँ मैं अपने शब्दों में। व्यक्तित्व कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी आदत, जो दूसरे व्यक्ति से उसको ना बातचीत करने का तरीका, जो दूसरे व्यक्ति से उसको अलग करता है, तो ये तमाम जो हाव भाव है वो व्यक्तित्व कहलाता है। जो बाकियों व्यक्ति से उस व्यक्ति को अलग करता है तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तित्व कहेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दो का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक तीन को अब ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है तो व्यक्तित्व के विकास की जो अवस्था है वो अधिगम एवं वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है। एक जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सीखते रहता है और सीखने के साथ अपने व्यक्तित्व का जो विकास है वो हमेशा करते रहता है और एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करता है। तो जैसे जैसे वो सीखते जाएगा उसके व्यक्तित्व विकास में क्या होगा? वृद्धि होगा। उसके अलावा व्यक्तित्व विकास का जो अर्थ होता है वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास की जो विशेषताएं हैं ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तित्व विकास बोलेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से ध्यान से पढ़िए और एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, जितना ज़्यादा अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि जनवरी माह में जितना ज़्यादा एमसीक्यू सीरीज़ लगाओगे, जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे, खुद से आंसर लोगे, उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है वो शार्प होगा, मतलब सही आंसर लेने की प्रैक्टिस करेगा हमेशा वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। मानव व्यक्तित्व परिणाम है ऑप्शन ए पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी केवल वातावरण का या ऑप्शन डी केवल आनुवंशिकता का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानव व्यक्तित्व परिणाम है तो मानव का जो व्यक्तित्व जो परिणाम है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता का जो मतलब होता है वो हेरिडिटी, मतलब ना जो आपके माता पिता से जो गुण, जो आनुवंशिकता आप लोगों को मिला हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोगों को बताऊं कि हेरिडिटी या आनुवंशिकता क्या होता है, कि मान के चलो आपके माता पिता का जो हाइट है वो ज़्यादा लंबा होगा, तो जनरली आप लोग देखना कि उसका जो बेटा होगा ना, उसका जो पुत्र होगा उसका भी हाइट लगभग उसके ही जितना होगा, उसके ही जितना लंबा होता है। या किसी के माता पिता का हाइट अगर छोटा होगा तो उसका भी जनरली हाइट छोटा होता है। उसके अलावा किसी के माता पिता को अगर जनरली डायबिटीज़ होता है ना तो आगे चल करके उसके बच्चे को भी जनरली हो जाता है, वो हेरिडिटी कहलाता है। उसके अलावा देखना कि कईयों का बाल क्या होता है, प्योर सफ़ेद होता है, कईयों का स्किन का जो कलर होता है वो प्योर सफ़ेद होता है। ठीक उसी प्रकार से उसका जो पुत्र होगा उसका भी जो रंग रूप है वो भी क्या होगा, तो सफ़ेद ही होगा। उसके अलावा जनरली किसी के माता पिता मान के चलो बचपन से वो इंटेलिजेंट है तो जनरली उसके बच्चा भी होगा, क्या होगा, वो जनरली वो भी इंटेलिजेंट ही होगा। तो ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, वो आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है। उसी प्रकार से वातावरण जो होता है, जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं वो वातावरण कहलाता है। और उस वातावरण और उस जो आसपास के एरिया का जो भी वातावरण होता है उसके अनुसार हमारा जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है। तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से क्या होता है, मानव व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ऑप्शन सी सामाजिक राजनीतिक या ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है तो व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होगा वो ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक करेक्ट हो जाएगा। और मनोवैज्ञानिक शारीरिक के अंतर्गत जो आएगा वो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक गुणों के संगठन का पूरा के पूरा जो समाहित होगा एक साथ। ठीक है। ये तमाम जो चीज़ है वो, और वो एक रूप में क्या कहलाएगा, मतलब एक वर्ड में क्या कहलाएगा, मनोवैज्ञानिक शारीरिक आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से जनरली हम लोग देखते हैं ना कि किसी के व्यक्तित्व को जब हम लोग मापते हैं ना तो एक नज़र को देख करके हम लोग आधा माप लेते हैं कि ये सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा होगा। ये केवल हम उसके बिहेव को देख करके मान जाते हैं शारीरिक तौर पर, उसका जो रिएक्शन है वो केवल हम लोग क्या करते हैं, शारीरिक तौर पर स्कैन करके देख लेते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से भी जो व्यक्तित्व है उसको माप लेते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को अब ध्यान से पढ़िए। बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है ऑप्शन ए गहन दृष्टिकोण, ऑप्शन बी सतही दृष्टिकोण, ऑप्शन सी मानकीय दृष्टिकोण या ऑप्शन डी प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सतही दृष्टिकोण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्णन होगा वो सतही दृष्टिकोण हो जाएगा। सतही दृष्टिकोण कहने का मतलब यह है कि अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली किसी के व्यक्तित्व को मापना होता है तो बाहरी तौर पर हम उसके बॉडी को देखते हैं, उसके बाद उसके हाव भाव को देखते हैं, किस प्रकार की बिहेव करता है उसको देखते हैं, और सतही दृष्टिकोण से हम लोग क्या करते हैं, उसका जो व्यक्तित्व है उसका हम लोग वर्णन कर देते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं 50% स्कैन करके बता देते हैं कि इसका दृष्टिकोण कैसा हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? सतही दृष्टिकोण कहलाएगा, बाहरी आभास के तौर पर, मतलब उससे बात नहीं करोगे, दूर से देख करके केवल आप लोग क्या करोगे, उसका स्कैन कर लोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। ध्यान से पढ़िए आप लोग, और ख़ास तौर से ना खुद से पहले आंसर लेने की कोशिश कीजिए, हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को अब ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए पर्यावरण के साथ, ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी प्रकृति के साथ, या ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो व्यक्तित्व स्थायी जो समायोजन होगा वो पर्यावरण के साथ भी होगा, जीवन के साथ भी होगा और प्रकृति के साथ भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी के सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए मन ने, ऑप्शन बी सेल्डन ने, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस ने, या ऑप्शन डी कैटल ने। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेटस ने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया वो हिप्पोक्रेटस नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, और इन्होंने क्या किया था, 4 प्रकार से बांटा था व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण को। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। क्रेचमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए कृशकाय दुर्बल, ऑप्शन बी सुडैलकाय, ऑप्शन सी गोलकाय, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्रेचमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? तो क्रेचमर नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था, व्यक्तित्व को 4 प्रमुख भाग में वर्गीकृत किया था। कितना? तो 4 प्रमुख अलग अलग भाग में वर्गीकृत किया था। कैसे वर्गीकृत किया था? तो उसके शारीरिक बनावट के आधार पर। क्या? तो शारीरिक बनावट के आधार पर, उसके गोलाई के आधार पर व्यक्तित्व को 4 प्रकार से बांटा है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला कृशकाय जिसे दुर्बल कहा जाता है, दूसरा सुडैलकाय, और तीसरा गोलकाय, और चौथा जो होगा वो मिश्रित होगा। ठीक है, तो 4 प्रकार से क्रेचमर नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के जो प्रकार है ना उसको विभक्त किया था उसके गोलाई के आधार पर, मतलब उसके बनावट के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। किसने व्यक्तित्व को लंबकाय, सुडैलकाय तथा गोलकाय में वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए जुंग, ऑप्शन बी क्रेचमर, ऑप्शन सी स्प्रेंजर, या ऑप्शन डी मुर्रे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्रेचमर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसने व्यक्तित्व को लंबकाय, सुडैलकाय तथा गोलकाय में वर्गीकृत किया? तो अभी जस्ट आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 9 में बताया था ना कि क्रेचमर नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के बनावट के आधार पर, उसके गोलाई के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया था। सबसे पहला लंबकाय, दूसरा सुडैलकाय, तीसरा गोलाकाय, और चौथा जो होगा वो मिश्रित। तो 4 भागों में वर्गीकृत किया व्यक्तित्व को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रेचमर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 को आप ध्यान से पढ़िए। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है।
ऑप्शन ए शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, ऑप्शन बी रचनात्मकता और मौलिकता, ऑप्शन सी समायोजन और बुद्धि, या ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चिंतन और कल्पना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार है वो चिंतन और कल्पना करेक्ट हो जाएगा। तो थार्नडाइक ने क्या किया था? थार्नडाइक ने ना जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो मुख्यतः 3 प्रकार से किया था। कैसे कैसे? तो सबसे पहला सूक्ष्म विचारक, दूसरा स्थूल विचारक और तीसरा प्रत्यक्ष विचारक। तो इन तीनों प्रकार से उन्होंने क्या किया था? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, जिसके अंतर्गत चिंतन और कल्पना भी आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़िए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी मन, या ऑप्शन डी आलपोर्ट। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी युंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था वो युंग नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। और युंग नामक मनोवैज्ञानिकों ने जो व्यक्तित्व का मुख्यतः 3 प्रकार से अलग अलग उसका वर्गीकरण किया था। सबसे पहले अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व। तो युंग नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया था। तो इसको चाहो तो आप लोग नोट करके रख सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार जो व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है उसको अपने अपने अनुसार वर्गीकृत किया है। तो चाहो ना तो आप लोग मनोवैज्ञानिक का एक लाइन से नाम लिखना ना, और एक तरफ आप लोग वो लिख सकते हो उसके सिद्धांत को, कितने प्रकार से व्यक्तित्व को बांटा इसको लिख सकते हो। ऐसे जब अलग अलग लिखोगे ना तो अच्छे से आप लोगों को और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को पढ़िए। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खालिस्तान द्वारा किया गया। ऑप्शन ए क्रचमर, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी सेल्डन, या ऑप्शन डी स्पेंजर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी युंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खालिस्तान द्वारा किया गया। अभी प्रश्न क्रमांक 12 में आप लोगों को बताया था ना कि युंग नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है उसे 3 प्रकार से डिवाइड किया, मतलब वर्गीकृत किया। सबसे पहले अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व। तो युंग नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है, यह आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना किसने दी? ये तो सेम प्रश्न है जी। तो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी युंग ने दिया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ऑप्शन ए आत्मकेंद्रित, ऑप्शन बी रूढ़िवादी, ऑप्शन सी सामाजिकता, या ऑप्शन डी दब्बू। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सामाजिकता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो लक्षण नहीं है वो सामाजिकता करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को ना अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है ये समझा दूँ, ताकि आप लोगों को ये जो प्रश्न है वो समझ में आ जाए। अंतर्मुखी कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो अपने आप में ही खोया रहता है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, जिससे बाहरी समाज से ना ज़्यादा मिलना जुलना, बातचीत करना, भीड़ भाड़ के इलाके में रहना, भीड़ भाड़ में अपने आप को सहज महसूस करना पसंद नहीं करता। वो खुद से बात करना, अकेला रहना, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो खुद में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं, जो हमेशा अकेले में शांत रहना पसंद करता है और अकेले में रहने से उसको ऊर्जा प्राप्त होता है, उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। अब इसमें बोला है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं है, तो
अंतर्मुखी कौन सा नहीं है? आत्म केंद्रित क्या होगा? अंतर्मुखी का क्या कहलाएगा? ये विशेषता होगा, मतलब आत्म केंद्रित, खुद में ही खोया रहना। उसके अलावा रूढ़िवादी, तो जो अंतर्मुखी होगा खुद में ही अकेला रहना पसंद करेगा वो रूढ़िवादी होगा ना, ये भी इसकी विशेषता है। और दब्बू, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति रहेगा वो दब्बू टाइप से रहेगा, मतलब बाहरी समाज से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, उसको डर लगेगा। तो ऐसे व्यक्तित्व अंतर्मुखी के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसमें सामाजिकता का ऑप्शन भी है और इसमें नहीं बोला है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं है, तो सामाजिकता जो है ना वो इसका जो विशेषता है वो नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का। अब आप लोगों को थोड़ा सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बता देता हूँ कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वह व्यक्ति होता है जिसको समाज में रहना अच्छा लगता है, मतलब चार लोगों के बीच रहना उसको पसंद है और चार लोगों से बातचीत करना, वार्तालाप करना, घूमना फिरना, साथ ही साथ जब जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता है तो वो अपने आप को सहज महसूस करता है, उसको ऊर्जा मिलता है। मतलब ये है कि सामाजिकता में अनेक लोगों के साथ रहना और एक दूसरे से वार्तालाप करना, बातचीत करना, अपने आप को सहज महसूस करना, ऐसे व्यक्ति को बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो होगा वो सामाजिकता, मतलब समाज में रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा पसंद करेगा। तो सामाजिकता किसका विशेषता होगा? तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विशेषताएं होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है कि अंतर्मुखी क्या है और बहिर्मुखी क्या है। ठीक है, दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। एक उभयलिंगी व्यक्ति ऑप्शन ए में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन बी में दृढ़ और अहंकारी होने का आदत है। ऑप्शन सी समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। या ऑप्शन डी स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक उभयलिंगी व्यक्ति, तो जो व्यक्ति उभयलिंगी व्यक्ति होगा वो क्या होगा? आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन। आप लोगों को इसे सरल तरीके से समझाओ ना, तो आप लोगों ने जनरली ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो रहने में बिल्कुल हूबहू पुरुष के समान रहता है, लेकिन उसको जो हाव भाव होता है, जो उसका बिहेव होता है वो पूरा के पूरा लड़कियों की तरह होता है, लेकिन वास्तव में वो पुरुष होता है, लड़का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ना उभयलिंगी कहा जाता है, उभयलिंग कहा जाता है। ठीक है, जो रहता तो लड़का है लेकिन उसका जो बिहेव है, उसका जो चाल ढाल है, उसका जो रहन सहन है, वो सारा चीज़ लड़कियों के समान होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? उभयलिंगी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है। ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी आलपोर्ट, ऑप्शन सी फ्रायड या ऑप्शन डी साइमन बीने। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी फराडे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है, तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो फराडे है, ये आप लोगों को याद रखना है। फराडे का जो पूरा नाम है वो सिगमंड फराडे है, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्ष में मनोविश्लेषणवादी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो एक साइड आप लोग क्या लिख सकते हो? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत और बगल में डैश करके फराडे बस लिख लेना, ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम एक आध बार भी पढ़ो ना तो आप लोगों को याद रहे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फराडे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ऑप्शन ए कमेनियस, ऑप्शन बी हॉल, ऑप्शन सी हॉलिंगवर्थ या ऑप्शन डी फराडे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी फ्रायड करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को जो महत्व दिया है वो फ्रायड ने दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। और सिगमंड फ्रायड ने क्या किया था, इन्होंने ना 3 प्रकार से अलग अलग व्यक्तित्व का घटक बताया था। कौन कौन सा घटक? तो सबसे पहले ईदम, दूसरा अहम और तीसरा परम अहम। क्या? तो ईदम, अहम और परम अहम, जिसे अंग्रेजी में ईड कहते हैं, ईगो कहते हैं और सुपर ईगो कहते हैं। ठीक है, तो फ्रायड ने 4 प्रकार के जो घटक है वो बताया था व्यक्तित्व का। सबसे पहले ईदम, दूसरा अहम और तीसरा परम अहम। तो इन तीनों को चाहो तो नोट करके रख सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी फ्रायड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान के अनुसार ईदम, अहम तथा परम अहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। ऑप्शन ए बेंडूरा, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी एडलर या ऑप्शन डी फ्रायड। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फ्रायड करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाली स्थान के अनुसार ईदम, अहम, परम अहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। तो व्यक्तित्व के 3 घटक जो दिया था वो फ्रायड ने दिया था। सबसे पहले ईदम, अहम और तीसरा जो होगा वो परम अहम, जिसे ईदम को क्या बोला जाता है? आईडी बोला जाता है, ईड बोला जाता है। अहम को ईगो बोला जाता है और परम अहम को क्या बोला जाता है? सुपर ईगो बोला जाता है। हम सब में ईगो होता है ना, जी हाँ, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर हम अपने आप को क्या करते हैं? ईगो में रखते हैं। तो ये 3 प्रकार की जो ईगो है ना वो दिया था। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो व्यक्तित्व के घटक है उसे आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो साइड में नोट करके रख लीजिएगा एक लाइन में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। इरोस शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए जीवन मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन बी मरण मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन सी भय मूल प्रवृत्ति से या ऑप्शन डी प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है जीवन मूल प्रवृत्ति से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इरोस शब्द संबंधित है, तो ये जो इरोस शब्द संबंधित है वो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नोट करके रखिए इरोस करके, और इरोस का जो मतलब होगा वो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, इतना नोट करना है। उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और नोट करना है। क्या? तो थेनाटोक। क्या? तो थेनाटोक जो है ना वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। जैसे इरोस जो है वो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से थेनाटोक जो है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, थेनाटोक किससे संबंधित है? तो मरण मूल प्रवृत्ति या मृत्यु मूल प्रवृत्ति बोल सकते हो आप। तो इन दोनों चीज़ों को नोट करके रखिए, पूछा जा सकता है, याद नहीं आता एग्जाम टाइम में। क्या है ना, एग्जाम से एक हफ्ते पहले एक बार आप लोग रिविजन करना, जो चीज़ आप लोग लिखने को बोल रहा हूँ उन चीज़ों को, और नोट करने के बाद एक बार पढ़ने के बाद चले जाना एग्जाम दिलाने। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ जो ना इंपॉर्टेंट चीज़ है केवल उसे नोट करने के लिए बोलता हूँ, सबको नहीं नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को आप पढ़िए। निर्देशित होता है। ऑप्शन ए सुख के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन बी वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन सी आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या ऑप्शन डी सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निर्देशित होता है, तो जो निर्देशित होता है ना वो वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। का मतलब होता है अहम जो होता है ना उसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना वो वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ईद। क्या? तो उसके अलावा ईद जो है ना वो किससे निर्देशित होता है? तो वो आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। तो इन दोनों को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता से संबंधित है? ऑप्शन ए ईद, ऑप्शन बी ऑप्शन सी पर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता से संबंधित है? तो वास्तविकता से जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि प्रश्न क्रमांक 21 में जो हम लोगों ने पढ़ा था सेम टू सेम प्रश्न प्रश्न क्रमांक 22 भी है। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 21 में ये जो ऑप्शन बी है ना उसे प्रश्न बना दिया था, और ऑप्शन में ये वास्तविकता से संबंधित है इसको ऑप्शन दे दिया था, जस्ट उसका उल्टा अब कर दिया है। तो आप लोगों को ना दोनों प्रकार से समझना है कि चाहे प्रश्न को उत्तर में दे दे या उत्तर को प्रश्न में दे दे, दोनों तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझना है। ठीक है? और आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि सिगमंड फराडे ने ना 3 प्रकार के व्यक्तित्व का घटक बताया था। किसने? तो सिगमंड फराडे नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार के घटक बताया था। क्या क्या? सबसे पहले ईदम, दूसरा अहम, तीसरा परम अहम। तो ईदम में से ईद लिया गया है और अहम में से अह लिया गया है और परम अहम में से देखो परा अह लिखा है ना। तो इन तीनों को याद रखना है। शॉर्ट में उसे ईद, अह और पर अह बोला जाता है, जिसे ईदम, अहम और परम अहम 3 नाम से जाना जाता है व्यक्तित्व के जो घटक है वो। तो इसीलिए इसको भी आप लोगों को नोट करना है। ठीक है? तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप लोग सोच रहे होंगे ना कि यार जल्दी पढ़ा लूँ, शॉर्ट में पढ़ लूँ और चला जाऊँ, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम अभी स्पेंड करोगे एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। प्रश्न को देखते ही जब आप लोगों का आंसर पता चलेगा ना कि इसका आंसर तो ये है, तो आप में ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एग्ज़ाम के टाइम में, और जो भी प्रश्न नहीं बनेगा वो भी अच्छे से बनने लगता है। मेन जो खेला होता है आप लोगों को पता होगा और कॉन्फिडेंस का होता है, किसी भी फील्ड में हो चाहे। ठीक है? तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को आप ध्यान से पढ़िए। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण खाली स्थान में होता है। ऑप्शन ए ईद, ऑप्शन बी अह, ऑप्शन सी पर अह या ऑप्शन डी परिस्थितियों में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी पर अह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण खाली स्थान में होता है। तो हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण जो होता है वो पर अह, जिसे सुपर ईगो कहा जाता है, परम अहम भी कहा जाता है। तो परम अहम या सुपर ईगो जो होता है वो आंतरिकीकरण हमारे अंदर होता है। तो फ्रायड ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के घटक बताए थे, तो इन तीनों को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? ऑप्शन ए उपाह ईद, ऑप्शन बी आत्म ईगो, ऑप्शन सी पराह सुपर ईगो या ऑप्शन डी ईड तथा सुपर ईगो। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी पराह सुपर ईगो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो व्यक्तित्व की नैतिकता वाली जो भुजा होगा वो पर आह मतलब सुपर ईगो, जिसको परम अहम कहा जाता है। तो इसमें हमारी नैतिकता छुपी होती है ना, जिसका जो नैतिकता होता है मतलब जिसमें जो अच्छाइयाँ होता है वो सुपर ईगो से मतलब अंदर से आता है ना, तो इसे व्यक्तित्व की नैतिकता भी कहा जाता है। ठीक है? जो व्यक्तित्व का नैतिकता होता है वो पराह से आता है मतलब सुपर ईगो से आता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। मनोलैंगिक विकास में गुप्तावस्था के वर्ष अंतराल संबंधित है। ऑप्शन ए 2 से 5 वर्ष का, ऑप्शन बी 6 से यौवन तक, ऑप्शन सी 18 से 20 वर्ष का या ऑप्शन डी 20 से 22 वर्ष का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी 6 से यौवन तक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनोलैंगिक विकास में गुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो मनोलैंगिक विकास में जो गुप्तावस्था का वर्ष अंतराल होगा वो ऑप्शन नंबर बी 6 से यौना तक की करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? मतलब परम अहम जो सुपर ईगो होता है वो सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी आलपोर्ट, ऑप्शन सी कैटल या ऑप्शन डी आइजैक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए फ्रायड करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो व्यक्तित्व के गुण के जो सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो फ्रायड है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी आलपोर्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। आलपोर्ट जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने सील गुण का सिद्धांत दिया था। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी कैटल, कैटल ने भी क्या दिया था? सील गुण का सिद्धांत दिया था। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी आइजैक, तो आइजैक ने भी ना क्या दिया था? सील गुण का सिद्धांत दिया था, जिसको जैविक सील गुण का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो फ्रायड है ना, मतलब जिसका पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या दिया था? मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। क्या? तो इन्होंने मनोविश्लेषण नामक जो सिद्धांत है वो दिया था। उसके अलावा सिगमंड फ्रायड के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि उन्होंने व्यक्तित्व के 3 घटक बताया था। क्या क्या घटक बताया था? सबसे पहले इदम, दूसरा अहम और तीसरा परम अहम। तो इस प्रकार से ना उन्होंने 3 जो घटक है वो बताया था व्यक्तित्व का। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत बोला है। तो व्यक्तित्व के जो गुण सिद्धांत है ना वो फराडे ने नहीं दिया है और इसमें संबंधित नहीं है बोला है। तो फराडे ने नहीं दिया है जो व्यक्तित्व गुणशील का जो सिद्धांत है वो। उसके अलावा तीनों मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो इन तीनों अलग हो जाएगा और फराडे नहीं दिया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को अब ध्यान से पढ़िए। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान ने किया था। ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी कोहलर या ऑप्शन डी वाटसन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एरिक्सन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान ने किया। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो एरिक्सन नामक मनोवैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। और आप लोगों को बताऊँ ना, तो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो एरिक्सन ने दिया था, जिसमें 8 प्रकार से, कितना? तो 8 प्रकार के मनोसामाजिक अवस्थाओं के आधार पर व्यक्तित्व का विकास को व्याख्या किया था। किसने किया था? तो एरिक्सन ने किया था। ये चीज आप लोगों को याद रखना है केवल है केवल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए बेंडूरा और वॉल्टर, ऑप्शन बी डॉलर्ड और मिलर, ऑप्शन सी कार्ल रोजर्स या ऑप्शन डी युंग। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बेंडूरा और वॉल्टर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो बेंडूरा और वॉल्टर ने दिया था। कब दिया था? तो 1977 में दिया था। कब? तो 1977 में बेंडूरा और वॉल्टर नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक कारक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन सी आर्थिक कारक या ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो हमारे जो व्यक्तित्व को जो प्रभावित करता है वो सामाजिक कारक भी हो जाएगा, सांस्कृतिक कारक भी हो जाएगा और आर्थिक कारक भी हो जाएगा। सामाजिक कारक के अंतर्गत हमारे परिवार, आस पड़ोस ये आ जाएगा। उसके अलावा आर्थिक कारण के हमारी परिवार की कंडीशन कैसा है वो आ जाएगा। उसके अलावा क्या आ जाएगा? सांस्कृतिक, हमारी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, जो जनसंचार है, धर्म संस्कृति इत्यादि जो रहेगा ना वो सारे के सारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है हमारे। तो इसीलिए ये आप लोगों को याद रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
अक्सर आप लोगों ने ना अपने बड़े बुजुर्गों से या अपने बड़े लोगों से ये सुना होगा कि मेरे को अच्छा माहौल नहीं मिल पाया तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, या अच्छे से मैं क्या हुआ माहौल नहीं मिल पाया तो मैं अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाया या नहीं पढ़ पाया। तो इस प्रकार से अलग अलग कथन आप लोगों ने सुना होगा। ये सारे के सारे किसके लिए हैं? तो ये व्यक्तित्व को प्रभावित करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। हमारा व्यक्तित्व खाली स्थान के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। ऑप्शन ए आनुवंशिक प्रभाव, ऑप्शन बी पर्यावरणीय प्रभाव, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमारा व्यक्तित्व खाली स्थान के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। तो आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 2-3 के आसपास में आप लोगों को बताया था ना कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है और पर्यावरणीय कारक से भी क्या होता है? प्रभावित होता है। हमारा जो आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी है, जो हमारे माता पिता से हमको जो गुण मिलता है, जो हमको उसका जो गुण होता है वो मिलता है, उसके अनुसार हमारा जो व्यक्तित्व है वो निर्धारित होता है। उसके अलावा हमारा जो आसपास के माहौल होता है उसके अनुसार क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो और अच्छे से पढ़ते रहिएगा आप लोग, ठीक है। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से।